नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं CET 10+2 के लिए मॉडल पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 150 के 150 प्रश्न कर रहे हैं जो आपको 300 नंबर के पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। अगर आप इन क्लासों को लगाते हो ना तो आप CET 10+2 में न केवल 40% बल्कि 50-60% तक नंबर ले आओगे। कितने नंबर है? 60% तक नंबर ले आओगे। और इसके अलावा भी आपको क्लासें करवाई जाती है। अगर वे क्लासें देख ली ना तो आपके 70% तक आ जाएंगे और आप वीडियो और पटवार के लिए भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। हमें न केवल CET पास करनी है, हमें तो सरकारी नौकरी लगना है। CET पास करने से केवल कुछ नहीं होगा, 40% तो सभी के आ जाएंगे, लेकिन हमें तो नौकरी लगना है। और नौकरी कब लगेंगे? जब हमारी अच्छे तरीके से तैयारी होगी। और आज से ही तैयारी में जुट जाइए। ऐसे नहीं कि पहले CET पास कर लेते हैं, 40% तो लाने। हमेशा आप 1 या 2 घंटे पढ़ते हो 40% के लिए, नहीं, आज से ही जुट जाइए, अच्छी तैयारी में जुट जाइए प्यारे विद्यार्थियों। और आपने सुना ही होगा, क्या सुना है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। तो देखिए 150% करते हैं। मॉडल पेपर 1 है जिसका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। क्या है? पार्ट नंबर 2। यानी पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन किए थे। मिक्स क्वेश्चन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इंडिया जीके का जो भूगोल है वो भी मिलेंगे आपको। सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। हूबहू प्रश्न पत्र है, इसी प्रकार आपका पेपर आएगा। देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि 50 नंबर क्वेश्चन पर आपको पार्ट फर्स्ट में करवा दिया था। ये क्लास देखने के बाद आप पार्ट फर्स्ट भी देख लीजिएगा। और हम बात करेंगे इसके बाद पार्ट 3 की। उसके बाद हमारा मॉडल पेपर 1 अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अलग अलग पार्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रटना नहीं, हमें पहले समझना है। CET पास हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, लेकिन हमें समझ कर पढ़ेंगे ना तो वीडियो और पटवार में हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। और LDC की आने वाली जो भर्ती आएगी, जो CET पर भर्ती आएगी, उसमें भी अच्छा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक देखना और बाद में आप ये भी बता देना कि क्लास किस प्रकार लगी। अच्छे लगे तो लाइक बाद में ही करना, अभी कुछ नहीं करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस हमें दे रखा है, जिसका किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और हमें दे क्या रखा है? तो वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, यानी गुड न्यूज, वी एक्सेप्ट एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है? गुड न्यूज। देखिए सबसे पहले तो गुड न्यूज आगे आएगा। तो देखिए गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, ये हमें दे रखा है। तो देखिए यहां पर हमें, यहां पर कहीं पर कैन, कुड ये नहीं दे रखा, तो ये शुड भी नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा, ये बी वाले तो नहीं आएंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब बचे हमारे इज एक्सपेक्टेड और वाज एक्सपेक्टेड। तो इसमें से एक आएगा। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑफिशियल आंसर की के साथ। ऑफिशियल आंसर की के साथ हम सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर का 1 हो जाएगा सही आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब आपको यह भी पता चलेगा कि करंट अफेयर्स किस प्रकार पूछा जाता है। तो 30 अक्टूबर 2022 की बात हो रहा है। तो अब तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, जहां पर 30 अक्टूबर 2022 में जो 2022 में कोई पुरस्कार मिला है, वो आपको मैं नवीनतम बता दूंगा कि 2024 में किसको मिला है। यानी इस प्रकार तैयारी करेंगे ना, तब भी हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो पाएगा मैटर। तो देखिए यहां पर 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल
सस्पेंशन पुल ढह गया, यह किस नदी पर बनाया गया था? ये कौन सी नदी पर था? ये था प्यारे विद्यार्थियों मच्छू नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट था। और अब जो क्वेश्चन आने जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी एग्जाम के लिए, और इसी तरीके से मैथ और साइंस सबसे ज्यादा पूछी जाएगी आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है, आराम से समझाऊंगा, समझ में भी आ जाएगा आपको। क्या कह रहा है कि एक गोले का व्यास, क्या दे रखा है हमें, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। कितना है? 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी है, टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो देखिए एक कोई टंकी है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक कोई टंकी है, ये मान लीजिए टंकी है, और यहां पर क्या है, गोले हैं। क्या है? गोले पड़े हुए हैं यहां पर, इस प्रकार गोले हैं। कितने? 3000। गोलों की संख्या कितनी है? 3000 गोले, इस प्रकार 3000। इस टंकी से पानी निकाला जाएगा और इन गोलों में भरा जाएगा। इन गोलों में क्या भरा जाएगा? पानी भरा जाएगा। तो देखिए गोले का व्यास कितना? 0.7 सेंटीमीटर है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई ना तो ये क्वेश्चन भी आप हल कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई ना कि एक टंकी है जिसमें पानी कितना है, पानी पता नहीं हमें कितना है, लेकिन 3000 गोले हैं जिनका व्यास, एक का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, इनमें पानी भरना है। तो देखिए इन गोलों में जितना पानी आएगा उतना ही पानी इस टंकी में है ना, यानी इस टंकी में कितना पानी है? 3000 गोले के बराबर। 3000 गोले जितने भरे जाएंगे पूर्ण रूप से उतना पानी है किसमें? इस टंकी में। तो देखिए हमें यही बताना है कि पानी का आयतन है। अगर हम इन 3000 गोलों का आयतन ज्ञात कर लें, 3000 गोलों का आयतन ज्ञात कर लें, तो क्या यह टंकी का आयतन आ जाएगा, यानी उस पानी का आयतन आ जाएगा ना जो बाहर निकलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें क्या करना होगा? 3000 गोले का आयतन ज्ञात करना होगा। और आप सभी को पता होगा कि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। ये आप सभी को सूत्र याद होना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया ना जो मैंने अभी बताया कि एक टंकी है, उस टंकी से क्या भरना है हमें? 3000 गोलों को भरना है। ये लीजिए इस प्रकार 3000 गोले, यानी 3000 गोलों का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा? इस टंकी का होगा। यानी इसमें जो पानी है उसका आयतन होगा। यानी पहले हम एक गोले का आयतन निकाल लें, उसके बाद 3000 गोलों का आयतन ज्ञात कर लेंगे। क्या साथ में ही कर ले? तो साथ में करेंगे तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब है, तो 3000 गोलों के क्या हो जाएगा? 3000 से गुणा कर देंगे ना। यानी ये तो बात सभी को पता होगी कि एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है, तो 10 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब है, तो 3000 गोलों का क्या हो जाएगा? 3000 से गुणा, तो ये आ जाएगा पानी का आयतन। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो 4/3 पाई का मान कितना? 22/7। ये याद है ना, पाई का मान 22/7। तो सर आर का मान कितना है? चलिए आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। आर का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? आर का मान हमें पता है। किस प्रकार पता है? क्योंकि हमें डी यानी व्यास का मान दे रखा था कितना? 0.7 सेंटीमीटर। यही दे रखा था ना, 0.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7/2, क्योंकि त्रिज्या दी होती है ना व्यास की, तो सेंटीमीटर हो जाएगी। इस पॉइंट को हटाएंगे, किसको? इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे? हमें नीचे लगा देंगे 0, यानी 7/20 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? 7/20 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान आ जाएगा, क्योंकि व्यास कितना है? 0.7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई तो लिख लीजिए यहां पर 7/20। कितनी बार? 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिख लीजिए। 7/20 इंटू में 7/20 इंटू में क्या करना है? 3000 कर देना, 3000 कर देना, 3000। अब 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 कट गई ना, ये 3 0। इस 3 से क्या कट गया? ये 3 कट गया। इस 3 से 3 कट गया। इस 7 से ये 7 कट गया, और 2 दूनी 4 होते हैं, और इस 2 से ये 2 कट गया, और इस 2 से 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11। यानी कितने बचे हैं ऊपर? ऊपर केवल बचा है 11 इंटू में 7 इंटू में 7, यही बचे हैं ना। तो 11 7 77, और 77 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 कितने होते हैं? 49, 4 हासिल, 7 7 49, और 4 कितने होते हैं? 53।
यानी 539 किस में ज्ञात किए, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा इतना आंसर है। तो किस प्रकार निकाला, सबसे पहले हमें क्या कहा गया था कि टंकी से पानी किस में निकालना है, 3000 गोलों में, यानी 3000 गोले का आयतन होगा, इतना ही तो टंकी का होगा ना। तो एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो 3000 का ज्ञात करेंगे तो 3000 से गुणा कर देंगे। अब मान रखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमने यहां से निकाल लिया कि व्यास हमें दे रखा है 0.7, तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी, 7/20 हो जाएगा। ये रखा मान, हल किया, कितना आ गया, 539 सेंटीमीटर की क्यूब। तो इसका आंसर यही होगा, कौन सा, 539 सेंटीमीटर की क्यूब। तो देख लीजिए कौन सा है इसका आंसर, क्या दे रखा है हमें, तो श्रीमान हमें तो दे रखा है, ये देखिए, तो हमारा तो सही हो गया सवाल, तो बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार निकालोगे तो सही तो होगा ही ना, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 किससे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या है, ओस्की 7 यानी ASCII 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, रटने वाली बात है ये, तो कितने होते हैं, 128 होते हैं। कितने, 128 होते हैं, सॉरी दोस्तों, कितने होते हैं, 128। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन देख रहे हो ना, देख रहे हो ना बाबा, कितने क्वेश्चन सब किसके पूछे जाते हैं, सर्वाधिक मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, और उसके बाद साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ साइंस तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर प्यारे विद्यार्थियों मैं बोर्ड पर पढ़ाता ना तो आपको मैथ में जरूर कराता, क्योंकि मैथ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ ही हमारे पास है, मैथ अच्छे तरीके से कराता। लेकिन बोर्ड नहीं है हमारे पास, तो फिर हम अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ते। अगर आपको इस प्रकार समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, सर हमें इस प्रकार भी समझ में आ रहा है, तो मैं आपको मैथ भी करा दूंगा। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्या है, माध्यिका और माध्य क्रम से बताने हैं। सबसे पहले हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, उसके बाद माध्य ज्ञात करना है। तो माध्यिका किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमें छोटे से बड़े की ओर क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जो भी संख्या दे रखी हो, हमें 15 दे रखा है, 17 दे रखी है, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12, 16, इस प्रकार ये संख्या दे रखी है। तो इनको जचा लीजिए आप आरोही क्रम में, छोटे से बड़े की ओर। तो जचाइए, सबसे छोटी कौन सी है इसमें संख्या, 7, तो 7 लिख लीजिए। उसके बाद कौन सी है, इसके बाद 7 के बाद हमें दे रखी है क्या, श्रीमान 10 दे रखी है, निशान और लगा लीजिए, 7 आ गया तो 10 भी आ गया। उसके बाद कौन सी है, 10 के बाद आती है 12, ये रही 12, एक ये रही 12, यानी 2 बार 12, ये लीजिए 12 आ गई। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम 14, ये रही 14, तो 14 लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हमें 15 दे रखी है, तो 15 लिख लीजिए, ये लीजिए 15। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आगे मिल जाएगा। 15 के बाद क्या है, 15 के बाद आता है 16, तो 16 कितनी बार, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 16 आ जाएगा 2 बार, 16। उसके बाद क्या आएगा, नहीं 16 एक और है प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा 16, तो 3 बार। उसके बाद क्या आएगा 17, तो 17 लिख लीजिए, 17 पे गोल कर दीजिए। उसके बाद बचा एक 19, ये लीजिए 19, ये लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसे आरोही क्रम में जचा दिया, यानी छोटे से बड़े की ओर क्रम में जचा दिया ना। इस प्रकार आपको जचाना है, कब, माध्यिका तब ज्ञात करते हो तब। माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, तो ये हो गया इस क्रम में पहले। अब देखिए इसमें बीच की संख्या देखिए, तो बीच की संख्या तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 इधर रह गई, 1 2 3 4 5, ये 5 इधर रह गई, यानी बीच की संख्या कौन सी बच गई, बीच की संख्या बच गई हमारी 15, और यही क्या हो जाएगी, हमारी माध्यिका हो जाएगी। यानी माध्यिका का मान कितना आ चुका है हमारा, 15 माध्यिका का मान आ चुका है। माध्यिका का मान कितना है, 15। तो देखिए यहां पर 16 दे रखी है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो कट जाएगा ऑप्शन। यहां पर भी 16 है तो ये भी कट जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर दे रखी है हमें 15, ये ठीक है, और यहां पर भी 15 दे रखी है, यानी इन दो ऑप्शन में से पहला और दूसरा तो होगा नहीं। ये लीजिए, ये दो तो कट गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, राशियों की संख्या, नहीं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग कर लीजिए, 15 और 17 कितने होते हैं,
इनको जोड़िए। देखिए मैं जोड़ देता हूं फटाफट प्यारे विद्यार्थियों, आपको जोड़ना तो आता ही होगा। देखिए 15, 30, 45, 45 और 10 कितने 55, 55 और 10 कितने हो गए 55 और 10 हो गए हमारे 65, 65 और 12 कितने हो गए 65 और 12 हो गए हमारे 77, 77 और 10 कितने हो गए 87, 87 और 10 कितने हो गए 97, 97 और 10 कितने हो गए 97 और 10 107, 107 और 10 कितने हो गए 117, 117 और 10 कितने हो गए 117 और 10 हो गए हमारे 127, और 127 और 10 कितने हो गए 137, 138, 138 और 16 कितने होते हैं 138 और 16 हो गए हमारे 154, 154 ही आया ना 154, 138 और 16 154, यानी राशियों का ये 154 हो गया। संख्या कितनी है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल राशियों का योग ऊपर आ गया 154 बटा राशियों की संख्या। अब भाग दे दीजिए, तो भाग दोगे तो 11 एकम 11 कितने बचे 4, तो 11 चौके 44 यानी 14, यानी माध्य का मान कितना आ जाएगा 14, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद करना आ गया ना। माध्यिका के लिए हमने क्या किया, हमने आरोही क्रम में संख्या को लिखा। माध्य के लिए क्या किया, हमने राशियों का योग किया बटा राशियों की संख्या लिख दी। आंसर आ गया, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, और क्या है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द, क्या पूछे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किससे, हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ये। तो देखिए हिंदी में हमें पूछिए संज्ञा, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए बकरी, बकरी तो एक नस्ल है, बकरी की तो बहुत नस्ल होती है। जैसे हम बात करें बकरी की बर्बरी भी नस्ल होती है, और भी बहुत होती है। यहां पर बकरी क्या है, यहां तो बकरी जाति बता रही है, तो ये तो नहीं होगा व्यक्तिवाचक। फिर देखिए जनवरी, ठीक है जनवरी एक महीने, महीने में एक की बात कर रहा है तो व्यक्ति हो गया। पृथ्वी कितनी, एक है, तो ये भी व्यक्ति हो गया। चौक, चौक भी कौन सा, चांदनी चौक, यानी एक परमानेंट एक की बात कर रहा है तो ये भी व्यक्ति है। और प्रदीप, प्रदीप की बात कर रहा है, यानी ये भी एक व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जिसमें सभी क्या दे रखे हमें, व्यक्तिवाचक दे रखे। समझ में आ गया ना, व्यक्ति यानी एक की बात कर रहा है। चौक तो होता ना केवल चौक दे रखा होता, तब ये सही नहीं होता, क्योंकि चौक तो बहुत है, भगत सिंह चौक हो गया, जवाहरलाल नेहरू चौक हो गया, यानी चौक बहुत है। लेकिन इसने परमानेंट चौक की बात कर दी कि चांदनी चौक, ये हो गया व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार प्रदीप, इसी प्रकार पृथ्वी, इसी प्रकार जनवरी। जनवरी अगर यहां पर लिख लेता क्या महीने, तो महीने तो बहुत है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, 12 महीने होते हैं। तो यहां पर एक परमानेंट दे दिया कि जनवरी, यानी इसमें क्या है, सभी व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 किससे पूछा गया, हमारा क्वेश्चन है ये राजस्थान जीके से पूछा गया, स्थापत्य कला से पूछा गया कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज में करा रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले तो यानी जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, मान के चलिए मर्दा टॉपिक है, तो मिट्टियां टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, पटवार, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान पुलिस, सीटी, ग्राम सेवक, यानी जितने भी एग्जाम में पूछे गए ना, सारे क्वेश्चन मिट्टी टॉपिक के करवा रखे। इसी प्रकार आपको संपूर्ण भूगोल करा रखी है, संपूर्ण कला संस्कृति करवा रखी है, और आपको इतिहास में केवल राजवंश को छोड़कर सारे टॉपिक करवा रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उन क्लासों को लगा लीजिएगा। राजस्थान जीके का मान के चलिए 90% सिलेबस इन्हीं में से आता है, क्वेश्चनों में से। क्या पूछा है, जसवंत थड़ा का निर्माण तो किसने करवाया था, यह करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने। किसने करवाया था, महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और हनुमत सिंह कौन थे, एकीकरण के समय शासक थे। एकीकरण के समय शासक थे, जो कहां पर मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कौन, महाराजा हनुमत सिंह, महाराजा हनुमत सिंह। और जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 राजस्थान जीके का क्वेश्चन ट्रिक के साथ बता रखा है। ये तो क्या है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और ट्रिक क्या बता रखी थी आपको कि गुरु से दिल जरा चल कम लगाना,
गुरु से दिल जरा चले, कम लगाना, ये ट्रिक बता रखी है। गुरु से गुरु सीकर हो जाएगा, से शेर हो जाएगा। और हमें कौन सी पूछी है? दूसरी पूछी है, न कि सबसे ऊंची, तो ये कट जाएगा। गुरु से यानी शेरगढ़, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। गुरु से दिल यानी दिलवाड़ा, जरा यानी जरगा, गुरु से दिल जरा अंचल यानी अंचलगढ़, जरा अंचल कम यानी कुंभलगढ़ लगाना। यानी प्यारे विद्यार्थियों ये ट्रिक है और याद कर लीजिए, अभी याद हो गई होगी आपको। गुरु से दिल जरा अंचल कम लगाना, गुरु सीकर, शेरगढ़, उसके बाद दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर कुंभलगढ़, इस प्रकार आते हैं। तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? और आपको ये कोपेन वाले दे रखे हैं और आपको अच्छे तरीके से बता भी रखा है कोपेन वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार बताया कोपेन वाला? देखिए आज तो इंडिया का मैप बनाया ना, तो भारत का, तो देखिए भारत का मैप बनाने के बाद राजस्थान का मैप थोड़ा सा कठिन बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों। कोई बात नहीं, फिर भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये मान के चलिए राजस्थान का मैप है, तो यहां पर कौन सी मिलती है? यहां पर है बी, थोड़ा सा इधर होता है प्यारे विद्यार्थियों, इतना ये गंगानगर हनुमानगढ़ आता है और यहां में बाड़मेर शामिल नहीं होता। तो ये है BWHW। उसके बाद क्या आता है? BSHW। उसके बाद CWG और यहां पर ये क्या है? AW। इस प्रकार होता है। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा, और वर्षा कहां पर कम होती है? पश्चिमी राजस्थान में, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहां पर जोधपुर, यहां पर होती है ना, तो ये आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान में, यानी BWHW। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 60। मैंने कहा था ना कि करंट के क्वेश्चन जो आगे आएंगे ना उन्हें मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। ये करंट का क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। कौन से क्रम के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था अहमदाबाद में? तो इसका तो सही आंसर 36वें हो जाएंगे। कौन से? 36वें। लेकिन उसके बाद 37वें हो चुके हैं, उसके बाद 38वें कहां पर होंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। 37वें तो कहां पर हुए थे? गोवा में हुए थे। ये तो पुराना हो जाएगा, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि 38वें कहां पर होंगे। तो 38वें कहां पर होंगे? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब की बार आपको यहां पर अहमदाबाद न देकर उत्तराखंड दे सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो कौन से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। फिर क्या है? घोड़सवार शब्द में समास पूछा है, हिंदी का क्वेश्चन है ये। तो देखिए घोड़सवार, घोड़सवार क्या इसमें विशेषता बताई जा रही है? नहीं। कर्मधारय नहीं होगा। क्या इसमें दोनों दवंद? दवंद भी नहीं है। क्या इसमें क्या पहला पद अव्यय है या पहला पद उपसर्ग है? नहीं है श्रीमान जी इसमें। तो बच गया कौन सा? हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। घोड़सवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा है में, न कि पश्चिम। देखिए भारत की बात करें तो भारत में इस प्रकार है, ये देखिए पूर्वी घाट हो जाएगा। ये तो पूर्वी घाट है। कौन सा? पूर्वी घाट। ये कौन सा? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट ये है। देखिए पश्चिमी घाट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी। कौन सी? अन्नामुड़ी। और पूर्वी घाट की देखें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पूर्वी घाट की पूछी तो महेंद्रगिरी आ जाएगा। अगर पश्चिमी घाट की पूछी होती तो अन्नामुड़ी हो जाता। अगर राजस्थान की पूछी होती तो क्या हो जाता? राजस्थान की हो जाती गुरु शिखर। क्या हो जाती? राजस्थान की गुरु शिखर हो जाती। तो सारी बातें याद हो गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर। और ये और बता दीजिए मुझे, तो एक दो क्वेश्चन तो मैं ही पूछ लूं कि दादो बेटो, दादा बेटा है ना, ये दादा बेटा, दोदा बेटा, ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? ये कौन सी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है? ये आपको बताना है। क्या नीलगिरी की है या पश्चिमी की है, पूर्वी की है या किसकी है? ये बताना है। दोदा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63
क्या है, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में था। 1911-12 में कौन सा था, इड्र, सूंद, बेड़सा या खेड़ा? तो कौन सा था, बेड़सा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और गोविंदगिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। किसकी सहायता से, सुरजी भगत की सहायता से। किसकी सहायता से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुरजी भगत की सहायता से। याद रख लीजिए, यह पूछा जा सकता है। किसकी सहायता से, सुरजी भगत की सहायता से भगत आंदोलन चलाया था। और क्या चलाया था प्यारे विद्यार्थियों, एक की आंदोलन, एक चलाया था एक की आंदोलन। ये किसने चलाया था, एक की आंदोलन 1901 की नहीं 1921 में चलाया था। किसने, मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने एक की आंदोलन चलाया था। मोतीलाल तेजावत ने तो एक की आंदोलन, भगत आंदोलन गोविंदगिरी के द्वारा चलाया गया था। और संप सभा की स्थापना इंपॉर्टेंट है ना, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है। वोलोदिमीर जेलेंस्की पूछा है। मैं क्या पूछा, जेलेंस्की राष्ट्रपति है, किसके राष्ट्रपति है, रूस के, पुर्तगाल के, स्पेन के या यूक्रेन के? तो किसके है, यूक्रेन के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन के क्या है, ये राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। श्री कलराज मिश्र क्यों पूछा गया, क्योंकि ये राजस्थान के राज्यपाल थे इसलिए पूछा गया। और कौन से क्रम के थे ये हमको बताना है। और वर्तमान में कौन बन चुके हैं राज्यपाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन से क्रम के थे ये, 45वें नहीं 44वें क्रम के थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। और हाल ही में 45वें क्रम के राज्यपाल कौन बने हैं, 45वें क्रम के बने हैं हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े बने हैं, हरिभाऊ बागड़े बने हैं, बांगड़े बने हैं। जो कहां के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले। कहां के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले 45वें राज्यपाल बने हैं। और कलराज मिश्र कौन से क्रम के थे, 44वें क्रम के थे। और पहले कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले पूछे तो गुरुमुख निहाल सिंह। और सबसे कम कार्यकाल वाले पूछे तो दरबारा सिंह। कौन हो जाएंगे, दरबारा सिंह, जो पद पर रहते हुए इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। और किन किन का हुआ था पद पर रहते हुए निधन, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव का हुआ था। निर्मल दरबार, प्रभा, शैलेंद्र का। याद है ना ट्रिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 मैथ का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, वैदिक से पूछा गया है। वैदिक गणित जो पहली प्रश्नावली आपकी मैथ की, उससे पूछा गया। तो देखिए किस प्रकार किया जाता है इस क्वेश्चन को। देखिए इकाई अंक क्या है, हमें क्या करना है, रूट। ये रूट दे रखा है, इसको हल करना है। ये क्या है, रूट। न की क्या है, वर्गमूल दे रखा है हमें, नहीं घनमूल नहीं दे रखा। यहां पर हमें रूट ही ज्ञात करना है। तो देखिए 9 दे रखा है, 9 किसके अंदर आता है, एक तो 3 की स्क्वायर करते हैं तब 9 आता है, एक 7 की स्क्वायर करते हैं तब आता है। 7 7 49 होते हैं ना, इकाई अंक 9 तब भी आएगा ना। तो देखिए अब हमें 2 अक्षर छोड़ देने, कितने, वर्गमूल कर रहे हैं तो 2 अक्षर छोड़ देंगे। ये लीजिए 2 अक्षर छोड़ दिया। अब कितने बचे, 161। तो 161 किसके पास की स्क्वायर है, ये 12 की स्क्वायर कितनी होती है, 144। और 13 की कितनी होती है, 169। ये तो ज्यादा हो जाएगी, हमें कमल वाली चुननी है। ये लीजिए 12 यहां पर लिख लीजिए, 12 यहां पर लिख लीजिए। या तो ये वर्गमूल 123 का है या वर्गमूल 127 का है। तो इसको किस प्रकार याद रखेंगे, तो देख लीजिए 127 या 123। तो इसको करेंगे 12 को 13 से गुणा कर दीजिए। बस ये 12 है ना, इसको 13 से एक बार गुणा कीजिए। 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 एकम 13, 13 और 2 कितने होते हैं, 13 और 2 प्यारे विद्यार्थियों 14 और 15 156 होते हैं। कितने, 156। तो 156 से 161 ज्यादा है या कम, तो ज्यादा है तो ज्यादा वाला कर देंगे, कम वाला कट जाएगा, यानी 127 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 127 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निकालना आ गया ना। तो चलिए एक बार और बता देता हूं मैंने किस प्रकार निकाला। पहले इकाई अंक को देखना होता है हमें, वर्गमूल ज्ञात करो चाहे घनमूल ज्ञात करो। इकाई अंक देख लीजिए, 9 दे रखा है। और 9 किसके अंतर्गत आता है, एक तो 3 की स्क्वायर करते, 3 तिया 9, और 1 7 7 49 होते हैं ना, यानी 7 के अंतर्गत आता है। और किसी में नहीं आता, 1 में 1 आएगा, 2 में 4 आएगा, 4 में 6 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, और 8 में 4 आएगा, और 9 में 1 आएगा, 10 में 0 आएगा। लेकिन 3 और 7 में इकाई अंक क्या आता है, 9। हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कितने अक्षर छोड़ेंगे, 2 अक्षर छोड़ेंगे। ये लीजिए
9 और 2 हमने छोड़ दिया। अब देखिए क्या दे रखा है हमें 161, और 161 किसके पास की है, वर्गमूल करेंगे किसका आएगा, लगभग 12 का आएगा, क्योंकि 144 होती है 12 की, तो इस प्रकार कर लीजिए 12, ये आ गया। या तो ये 123 का है या 127 का है, इस तरह समझ में आ गया। अब आगे किस प्रकार करेंगे, तो देखिए ये कितना है 12, तो 12 की गुणा कर देनी है हमें आगे वाले अंक से, किससे, आगे वाले अंक से। 12 के बाद क्या आता है 13, तो 13 से गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26, कितने, 2 हासिल आ गई, 13 और 2 15, यानी 156। तो 156 है क्या 161, कौन सा ज्यादा है इसमें, तो 161 ज्यादा है, ये कम है तो ये वाला आ जाएगा। अगर ये कम रहता तो ये वाला आ जाता, तो ये कम आया है तो हमारा ज्यादा वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, और क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन कि राज्य मानवाधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, या राज्य के महाधिवक्ता को, तो किसको सौंपता है, ये सौंपता है किसको, राज्य के, क्या जाएगा, राज्य के, राज्य सरकार को। किसको सौंपता है, राज्य सरकार को सौंपता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग की हम बात करते हैं तो इसका गठन कब होता है, 18 जनवरी 1999 को। और पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे राज्य मानवाधिकार आयोग के, तो कांता भटनागर, कौन, कांता भटनागर इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद कौन बने थे, सगीर अहमद, उसके बाद कौन बने थे, जोगेंद्र कुमार, उसके बाद जेके व्यास। और हाल ही में सीईटी में पूछा गया चौथी शिफ्ट में कि राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन हो जाएंगे, मूलचंद छंगानी, कौन, मूलचंद छंगानी, ये याद आपको रखना है। और प्रतिवेदन किसको सौंपता है, राज्य सरकार को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, देख लीजिए, इनमें से कौन सा सोर्स है प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है, यानी कौन सा सोर्स है जो प्रोग्राम को किस में बदल रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। एएलयू बदलता है, कंट्रोल यूनिट बदलता है, असेंबलर बदलता है, या एंटीवायरस बदलता है। आसान सा क्वेश्चन है, कर दोगे आप तो, थोड़ा सा समझ कर भी कर दिया जाएगा इसको। तो असेंबलर बदलता है, कौन बदलता है, असेंबलर बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और एएलयू का क्या कार्य होता है, अंक गणितीय गणनाएं करना, अंक गणितीय कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 69 साइंस का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रकट करता है, कौन सा अधात्विक गुण प्रकट करता है। तो अधात्विक गुण कौन सा है, एल्यूमिनियम धात्विक, बेरियम, ये अमओ, या ग्रे एसन यानी स्टील। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधात्विक गुण जो प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग है। तो प्रथम कौन सी होती है प्राकृत संख्या, 50 नहीं, प्रथम 1 हो गई, उसके बाद 50, यानी 50 तक हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, अन प्लस में 1 बटा में 2, ये होता है इनका योग का सूत्र। तो अन का मान कितना देर का है, 50 इंटू में 51 बटा में 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 की गुणा इससे करेंगे तो 25 से कम 25 कितनी हासिल 2, और 25 पा 75 कितने, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और 25 पा 75, और ये तो सही नहीं आ रहा, 25 पा 75 क्या कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, 25 पा 75 कह रहा हूं, 25 या 75, 25 100, 25 5 125, और 2 कितने हो गए, 127 हो गए। देखिए गुणा भी गलत कर रहे थे यहाँ पर, तो गलती हो जाती है। तो देखिए 1275 इसका आंसर आ जाएगा। तो 25 से कम 25, और 25 5 125, और 2 कितने हो गए, 127, यानी 127 ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1275, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, यदि कलोक को इस प्रकार लिखा जाता है, टाइम को इस प्रकार कुटित किया गया है, तो मल्लोक MOLEK का कोड क्या होगा। देखिए सी को क्या लिखना है, इसे 3 लिखा, अल को 4 लिखा, ओ को 2 लिखा, सी को 3 लिख दिया, और के को क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। और इसी प्रकार हम बात करें, टी को 8 लिखा है, आई को 6 लिखा है, अम को 7 लिखा है, और ई को 9 लिखा है। तो देखिए हमें किसको बताना है, अम को क्या लिखा है इसने, अम को लिखा 7, तो 7 आ जाएगा। फिर क्या, ओ को क्या लिखा है इसने, 2 लिखा, तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए अल को क्या लिखा है इसने, 4 लिखा है, तो 4 आ जाएगा।
ई को क्या लिखा है इसने, ई को 9 लिख रखा है, 9 लिख दीजिए। और देखिए के को क्या लिख रखा है 5, तो ये आ जाएगा उत्तर 7 2 4 9 5, 7 2 4 9 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। आसान सा क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ में सभी को, क्रम ही लिखना था, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कि मुख्य एक्स के समांतर, ये क्या है, मुख्य एक्स के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस पर अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। किससे गुजरती है ये हमको बताना है। क्या, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है ये हमको बताना है। मुख्य फोकस से, अपरिवर्तित प्रकाशीय केंद्र से, या वक्रता केंद्र से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था। लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था, तो कब किया गया था, सन 1973 में। कब, 1973 में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ID दुआ। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ID दुआ प्रथम लोकायुक्त थे। और वर्तमान में कौन है लोकायुक्त, PK लोहरा। इनका कार्यकाल कितना होता है लोकायुक्त के, तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 साल या 63 उम्र, या तो 5 साल हो जाए लोकायुक्त पद पर, या 63 साल हो जाए उसकी उम्र, जो भी पहले हो वो होता है उसका कार्यकाल, 5 साल या 63 वर्ष। और वर्तमान में PK लोहरा, और प्रथम कौन थे, ID दुआ। 1973 में ये पद सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 इंग्लिश का क्वेश्चन है, क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से चुनना है कि इट्स टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टार्टेड, स्टार्ट, विल, वुड स्टार्टेड। तो इसका आंसर क्या है, साफ दिखाई दे रहा है, क्या आ जाएगा, स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें बताना है अपोजिट, यानी विलोम शब्द बताना है। किसका, अंडरलाइन जो दे रखे अंडरलाइन वर्ड, यानी उपयुक्त। तो इसका क्या बताना है, हमें अपोजिट बताना है। ये देखिए विलोम शब्द बताना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 यशो बिलासा, इसमें कौन सी संधि है ये हमको बताना है। यशो बिलासा तो कौन सी है, यश धन अभिलाषा, यही है ना, अभिलाषा, यशो बिलासा, ये है कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी, यश विसर्ग धन अभिलाषा, यशो बिलासा विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के तो कितने, 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद। ये अब की बार CET में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता हमको बताना है। AB O, तो सर्वदाता कौन सा, OB नहीं, O आ जाएगा, यानी O, ऑप्शन नंबर डी। और सर्वग्राही पूछे तो AB आ जाता है, सर्वग्राही पूछे तो AB, और सर्वदाता कौन सा होता है, O होता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यंग्य करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यंग्य करना। इसका आंसर क्या होगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यंग्य करना। दाग लगाए लंगोटिया यार, दाग लगाए लंगोटिया यार गलत है। थोड़ी पूंजी घनी को खाए, गलत है। थोड़ी पूंजी धनी को खाए, ये तो गलत हो गया। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना गलत है। तेल देखो तेल की धार देखो, ये भी गलत। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, जेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, तो ये भी का बिल्कुल सही है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है, पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है, ये हमको बताना है। आउटलाइन व्यू, ये तो होता है। नॉर्मल व्यू, ये भी है। स्लाइड शोल्डर व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शोल्डर व्यू और स्लाइड शो व्यू गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है, पावर पॉइंट व्यू विकल्प वाला, ये डिलीट किया गया लगता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 79 में
क्या दे रखा है, एक सेकंड देख लेता हूं क्या डिलीट हुआ है। हाँ डिलीट हुआ है प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। और 5 6 7 5:6:7 के में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के रखे हुए, यानी 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 25 रुपए हो गए। फिर 2 रुपए के कितने सिक्के, 6 तो कितने रुपए, 12 रुपए हो गए। 1 रुपए के 7 है तो 7 रुपए हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए, 25 और 12 कितने होते हैं, 25 और 12 होते हैं 37, और 37 और 7 होते हैं 44। ये कितना कह रहा है, यदि कुल राशि 220 रुपए और हमने कितनी निकाली है, 44, यानी 44 का मान कितना 220 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5, 1 का मान कितना 5। तो हमें क्या पूछा है, थैले में 2 रुपए के सिक्के, यानी 2 रुपए वाले 6 है ना, तो 6 5 30, कितने सिक्के हैं, 30 सिक्के। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, पैन गंगा, कौन सी गंगा, पैन गंगा, वैन गंगा निम्नलिखित में से नदियों की किसकी सहायक नदी है। पैन गंगा किसकी सहायक नदी है जी, तो ये हमें पता ही है कि गोदावरी की है, किसकी, गोदावरी की, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी की पैन गंगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मैथ के ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर। एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त के आकार का है, किसके आकार का है, वर्त के आकार का है, ठीक है, वर्त। और देखिए इस तार से एक वर्ग बनाया गया, वर्ग बनाया गया यानी उसकी लंबाई, तार की लंबाई और वृत्त, ये इसकी लंबाई बराबर होगी, और यानी परिधि बराबर होगी। वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, जिस प्रकार ये है ना, यही है ना तार की लंबाई, ये है वृत्त, तो ये बाहर वाली क्या है, तार की लंबाई, और इसका सूत्र क्या होता है 2πr। और वर्ग का क्या होता है, वर्ग इस प्रकार होता है, यानी 4a होता है, यानी ये बराबर होंगे। 4a बराबर क्या होगा, 2πr होगा। तो लिख लीजिए, ये लीजिए, बराबर कर लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, भुजा की लगभग लंबाई ज्ञात करनी है, भुजा की लगभग लंबाई ज्ञात करनी है, तो कर लीजिए 2 इंटू में 22/7, और r का मान कितना दे रखा है, ये देखिए त्रिज्या का मान 98 बराबर 4 इंटू में a की हमें ज्ञात करना है, a तो ज्ञात ही करना है ना, ये लीजिए, तो काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 से इससे काटोगे 11, और इसको काटोगे 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 14 की गुणा 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 14 यानी 154 आ जाएगा। इसका आंसर 154 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, बराबर क्यों रखा है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि वर्त के आकार का 98 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वर्त है, ये लीजिए, ये जो बाहर वाला है ना, यही तो तार की लंबाई है, और ये बाहर वाला ये तार की लंबाई यहां पर है, तो ये इनकी क्या है, ये इसकी परिधि है और ये इसकी परिधि है, तो इन दोनों परिधियों को बराबर कर दीजिए। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, और इसकी ये कितनी होती है 4π, ये परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, ये बाहर वाला परिमाप बोला जाता है, ये परिमाप हो गया, और ये क्या है इसकी परिधि, ये बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। 2πr बराबर 4a, r का मान आपको देर का निकाल लीजिए, 154 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट देखने में मदद करता है, सिस्टम प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम, ब्राउजर प्रोग्राम या सर्च इंजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सर्वर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर, सर्वर प्रोग्राम। क्या सही है ये, सर्वर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, CDR प्रकार की CD पर डेटा को क्या कहते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है या फिर कई बार पढ़ा जा सकता है, पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है पर कई बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। इस पर एक बार लिखा जा सकता है और कई बार इसको पढ़ सकते हैं, किसको, डेटा को। क्वेश्चन नंबर 85, किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, कौन से दर्पण द्वारा किया जा सकता है, आभासी, प्रतिबिंब और विवर्धित। तो कौन सा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान उद्दीप पर कितना जरूरी होता है। हेबर आयरन
की उपस्थिति में होता है, तो ये तो और तो कट ही जाएंगे। तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, हेबर निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हेबर प्रक्रिया, 450 डिग्री सेल्सियस तापमान और आयरन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 कि भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है पहली महानिदेशक? तो कौन हो जाएगी, पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए, पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, और क्या है क्वेश्चन नंबर 88, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंतः ध्यान, गलत है, ये तो गलत है, हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है हमें, अनरत, गलत हो गया, ये भी गलत है, अंतर ध्यान होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, क्या है क्वेश्चन नंबर 89, यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई, मान लीजिए कोई खंबा है, ये लीजिए यहाँ पर खंबा, मान लीजिए ये खंबा, इसकी परछाई पड़ रही है, यहाँ क्या है, परछाई की लंबाई, परछाई ये यहाँ तक पड़ रही है, मान लीजिए यहाँ तक क्या है, परछाई पड़ रही है इस खंबे की, ये लीजिए ये परछाई हो गई यहाँ तक, तो ये यहाँ पर मिला दीजिए। इसकी लंबाई कितनी है, खंबे की लंबाई का √3 गुना, यानी ये एक है तो ये √3 है, ये कितनी है, √3, ये कह रहे हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी इसका मान कितना होगा, ये हमें पूछा है, थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या कर देंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, 1/√3, क्योंकि ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार, क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 कितना, किसका मान होता है थीटा, tan का, ये होता है 30 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, राजस्थान में हेमांग जायसवाल के खिलाड़ी हैं, हेमांग जायसवाल के खिलाड़ी किसके हैं, हेमांग जायसवाल खिलाड़ी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी जुडो, ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुडो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दे रखा है हमें, बिंदु, दो बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, इनके बीच मिलाने वाली रेखा का ढलान ज्ञात करना है। तो देखिए ए इस प्रकार ज्ञात करते हैं, AXY, ये पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु BXY, इस प्रकार है। तो देखिए इसकी ढलान ज्ञात किस प्रकार की जाती है, इसकी ढलान ज्ञात की जाती है y बटा x माइनस x आता है, इस प्रकार की जाती है ढलान, इसी प्रकार ज्ञात की जाती है ना, तो कर लीजिए इसी प्रकार ज्ञात। तो देखिए y का मान कितना है, y का बड़े y का मान हमें 7 दे रखा है, कितना दे रखा है, 7, और छोटे y का मान कितना दे रखा है, छोटे y का मान 1, तो -1 बटा में बड़े x का मान कितना है, 3 लिख लीजिए, और यहाँ पर छोटे x का मान -2, माइनस माइनस प्लस, तो 7 में से 1 जाए 6, और 3 2 5, यानी 6/5 आ जाएगा इसका ढलान, रेखा का ढलान 6/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूत्र याद रखिए, कैपिटल Y माइनस वाई बटा कैपिटल X माइनस एक्स, ये याद कर लीजिए, ये निर्देशांक है इसके, और इससे ज्ञात कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 92 क्या है, 92, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण में कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला, किसने संभाला था कालीबंगा के उत्खनन का कार्य? तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा संभाला गया था क्या, या फिर भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण नई दिल्ली? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा कालीबंगा के उत्खनन का उत्तरदायित्व संभाला था। ऑप्शन नंबर बी। कालीबंगा है कहां पर, घग्गर नदी के किनारे, कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। और हम बात करें यहाँ पर समकोण पर जुते हुए खेत मिले हैं, और क्या भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तंदूरी रोटी के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, तंदूर। और हम देखें यहाँ पर क्या मिले हैं, और क्या मिले हैं जी, कालीबंगा से लाख की चूड़ियां भी ली है, और क्या मिले हैं यहाँ पर, कांच की चूड़ियां कह दीजिए, कांच की चूड़ियां, और क्या है, बस इतने ही याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, क्वेश्चन नंबर 93 कि राजस्थान के
निम्न में से किस जिले में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं है? प्रथम चरण में तो कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है, लेकिन अलवर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमें बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या पुनीत पश्चिम की ओर चलता है? चलिए चला लेते हैं पश्चिम की ओर। ये लीजिए, पश्चिम की ओर पुनीत चल पड़ा। अब आगे क्या कह रहे हैं? चलता है वह बाईं ओर मुड़ता है। चलिए पहले बाईं ओर लिख लेंगे हम एक तरफ, पहले बाईं ओर मोड़ना है, फिर बाईं ओर मोड़ना है। ये लीजिए बाईं ओर, फिर एक बार पुनः बाईं ओर, ये लीजिए बाईं ओर और मोड़ दीजिए बाईं ओर। उसके बाद क्या दे रखा है? अब दाईं ओर, यानी एक बार फिर दाईं ओर मोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? एक बार फिर दाईं ओर मोड़ेंगे। ये लीजिए दाईं ओर मोड़ देंगे। तो वह किस दिशा में जा रहा है? वह कौन सी दिशा में जा रहा है, ये हमसे पूछा गया। तो बाईं से दाईं कट गया, बाईं से दाईं कट गया, हमें किस ओर मोड़ना है? बाईं ओर मोड़ना है। बाईं ओर मोड़ेंगे तो किस ओर चलेगा? इस ओर चलेगा। तो देख लीजिए किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बाएं दाएं कट गया, बाएं दाएं कट गया तो बचा बाएं, तो यहाँ इस दिशा में जा रहा तो बाएं मोड़ दीजिए, ये बच जाएगा दक्षिण की ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है? दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो तारकसी के आभूषण तो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है तारकसी के आभूषण? तो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। चित्तौड़गढ़ की क्या प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, और जाजम और आजम प्रिंट है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम और आजम प्रिंट, ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की अजरक और मल्लीर प्रिंट प्रसिद्ध है, और बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी आपको आते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मालपुरा करौली मैदान भाग है, किसका भाग है मालपुरा करौली मैदान? तो ये है चंबल बेसिन का, नहीं बनास बेसिन का। किसका? बनास बेसिन का, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालपुरा करौली किसका भाग है? ये बनास बेसिन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 हमको बताना है जी, करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। ही इज नॉट ऑन्यूरेबल मैन, तो देखिए ओ सवर की ध्वनि आ रही है, एन आएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। आसान सा था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 ये देखिए, दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब, कब उत्पन्न होता है जी? कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 98 नंबर क्वेश्चन है, और हमको बताना है कब उत्पन्न होता है क्या? दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य। तो देख लीजिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित होता है, ठीक है। किसी बिंदु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के आगे पर फोकसित होता है, नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, ये बिल्कुल सही है, कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, तब उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? मर्दा से पूछा गया क्या? नहीं, ये तो योजना से पूछा गया। कौन सा? राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से है? तो किससे है ये? मिट्टी एवं नमी संरक्षण से, जल संसाधनों का विकास से, या फिर हम देखें किससे? वृक्षारोपण से, या गरीबी निवारण से। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा, तो देख लीजिए, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आशा पारेख को, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमें तो नवीनतम पढ़ना है ना, और नवीनतम अभी अक्टूबर में दिए जाएंगे, और कौन सा? 70वें। कौन से? 70वें। और किनको दिया जाएगा? ये मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन नाम तो सुना ही होगा, मिथुन चक्रवर्ती आपने तो सुना ही होगा। तो 70वें दिए जाएंगे, कौन से? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 70वें इनको दिए जाएंगे। तो याद रखना प्यारे साथियों। और पहले किनको दिए गए थे ये और बताइए, पहले किनको दिए गए थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार? पहला किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था देविका रानी, देविका रानी को प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, और दादा साहब फाल्के थे कौन? ये वे थे जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी, उन्हीं की यहाँ पर स्मृति में क्या दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और 70वां किसको दिया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती को। देखिए, करंट भी बता दिया आपको, मैथ भी करा दी, रीजनिंग यानी सभी करेंगे। ये हो गया हमारा पार्ट 2।
क्या हो गया, पार्ट 2 हो गया। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है और अब आएगा कल आपका पार्ट 3। कल आएगा क्या, पार्ट 3 कल आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, सीईटी की तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।